अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने समरी दी थी आपको पहले 4 चैप्टर्स की, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स को कैलकुलेट करना सीख लिया है और आगे के जो हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के पोर्शन में, उसमें हम मेनली उन चीज़ों को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ़ील्ड कैसे इफ़ेक्ट करता है मटेरियल को, यानी हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की एप्लीकेशंस आप कह सकते हैं, उनके मुतल्लिक देखेंगे। तो उस रिलेटेड ये पहला चैप्टर है जो चैप्टर 29 है HRK की बुक का। और ये एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें ना ज़्यादा मैथमेटिक्स है और ना ही कुछ और ज़्यादा करने वाला है होपफुली। ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है, चूँकि ये सारी थ्योरी है, इट्स लाइक अ रीडिंग असाइनमेंट फॉर यू, तो ये होपफुली आज के लेक्चर में ही कवर हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे जनरली विदाउट मच ऑफ मैथमेटिक्स कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरली मटेरियल्स के ऊपर असरअंदाज होता है। यानी जब मुख्तलिफ मटेरियल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, और फिर इस बिहेवियर को इस चैप्टर में स्टडी करके हम अगले 2 चैप्टर्स में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। मीनिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो हम घरों में सर्किट्स में यूज़ करते हैं, उनके मुतालिक पढ़ेंगे कि उनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनमें क्या रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या करंट्स, जिसका कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि जो पहले हमारे पास सिनेरियो था वो हमारे पास स्टैटिक सिनेरियो था। मीनिंग हमने चार्जेस की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी उसमें हम ये कहते थे कि जो चार्जेस हैं वो या तो रेस्ट में है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, विच अगेन मीन्स के दे आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस, और जो नेट फोर्स है उनके ऊपर वो ज़ीरो है। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम इस कंडीशन से थोड़ा आगे मूव करेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास डायनामिक कंडीशन हो यानी फोर्सेस मौजूद हों तो फिर जो चार्जेस हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं और उनके इस बिहेवियर को ही आप करंट का नाम देते हैं। तो लेट्स ब्रीफली गो थ्रू व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स वी हैव। और आपको आई होप कि ये पहले पता है कि हमारे पास कितनी तरह के मटेरियल्स होते हैं और वो जनरली इन जनरल किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं हमारे पास वो कंडक्टर्स हैं, और आपको पता है कंडक्टर्स इन जनरल किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। आप शायद इनकी डेफिनेशंस ऐसे पढ़ के आए हों कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें करंट फ़्लो कर सकता है, ये चार्जेस फ़्लो कर सकते हैं, और चार्जेस के फ़्लो को ही आप करंट कहते हैं। हमने करंट को डिफ़ाइन नहीं किया, तो उसको हम आगे चल के करेंगे अभी कुछ मिनट्स बाद ही। लेकिन फ़िलहाल चलें यूँ कहते हैं कि हमारे पास कंडक्टर्स जो हैं ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मूव कर सकते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे होते हैं, तो जितने भी मटेरियल्स हैं जिनको हम कंडक्टर्स की कैटेगरी में कहते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की होती है कि इनका जो आउटर शेल होता है, जिसको केमिस्ट्री में आप वैलेंस शेल के नाम से जानते हैं, उसमें 1 या 2 जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बेस्ड ऑन के वो पीरियोडिक टेबल जो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं उसमें किस ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो 1 या 2 इनके वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स होती है वो बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि यू कैन ट्रीट दैम एज इफ़ दे हैव ऑलमोस्ट नो फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। और अगर उनकी न्यूक्लियस की फोर्स नहीं है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर एटम। ओके, और अगर ऐसा है तो अब अगर आपके पास कोई मटेरियल है, लेट्स से यू हैव अ कॉपर वायर ऑफ दिस शेप। ओके, मेरी शर्ट भी वाइट है और ये पेंसिल भी वाइट है। ओके, लेट मी पुट इट हेयर, एटलीस्ट मेरे फेस के साथ इसका कुछ कंट्रास्ट है। तो अगर ये आपके पास एक कॉपर वायर है तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉपर के एटम है। ओके, और हर एटम जो है अगर वो अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा, उनको अट्रैक्ट करके नहीं रख रहा एटम के साथ, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम दैट एटम। और अगर वो उस एटम से फ्री हैं तो इसमें मौजूद अरबों खरबों जो एटम्स हैं केबल के अंदर या इस पेंसिल के अंदर, वो सारे के सारे हर एटम से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। तो जो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन इसमें बनते हैं वो तो फ्रीली घूम रहे हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स
टू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन मटेरियल। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फ्री होते हैं और वो पूरे मटेरियल में कहीं भी दंदनाते फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो फिज़िक्स की ज़ुबान में हम इनको कहते हैं कि दे फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गैस। ओके, इट्स जस्ट अ वर्ड, इसको आप ज़्यादा गैस की तरह कंसीडर ना करें, जिसमें आप देखते हैं कि जैसे किसी बॉक्स के अंदर गैस के मालिक्यूल्स होते हैं, इवन मेरे रूम के अंदर जैसे गैस के मालिक्यूल्स हैं। Okay, you can treat the electrons within this wire like this, that all the free electrons form an electron gas. But remember, there are positive ions, जिन एटम्स से वो इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, भागे हुए हैं, वो आयन्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हम यूँ कहते हैं कि वो आयन कोर्स हैं, यानी वो एटम का हैवियर पार्ट है एटम का, और दे डू नॉट मूव अ लॉट, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन्स दे काइंड ऑफ फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गैस। ओके, सो दैट्स दैट। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंडक्टर्स के रिलेटेड, वो ये है कि अंडर स्टैटिक कंडीशंस electric field in the interior of a conductor is zero. This is very important, and this is the same point जो हम पहले भी hopefully last chapter में दे के आए हैं, और वो ये है कि स्टैटिक कंडीशन में, विच मीन्स कि अगर हमारे चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं कर रहे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, देयर इज़ नो फोर्स बिटवीन द चार्जेस, देयर इज़ नो नेट फोर्स ऑन द चार्जेस, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होता है। बट इट मीन्स हम इसकी डिटेल में जाएंगे अभी थोड़ी, मैंने नेक्स्ट पेज पे काफ़ी सारी डायग्राम्स जो हैं वो बनाई हुई हैं आपके लिए। बट ओके, लेट मी ट्राई टू ड्रा दिस पेंसिल, जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ हियर, कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक वायर है। ओके, तो स्टैटिक कंडीशन के अंदर, इस स्टैटिक कंडीशंस का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस कंडक्टर के अंदर, वो ज़ीरो होता है। और आप इसको साबित कर सकते हैं इंट्यूटिवली। आई मीन, इस तरह के रीजंस मैं आपको पहले भी बहुत दे के आया हूँ, बट यू कैन प्रूव इट। और बेस्ट प्रूफ ये है कि आप, अगेन माय फेवरेट, एंड इन फैक्ट नॉट माय फेवरेट, इट्स अ वेरी कॉमन, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ रीजनिंग इन साइंस। आप इसको प्रूफ बाय निगेशन कर सकते हैं कि आप फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर मौजूद है, इस स्टेटमेंट के बरक्स जो यहाँ पे मैंने लिखी है कि स्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज़ ज़ीरो। आप फ़र्ज़ करें कि वो ज़ीरो नहीं है। अगर वो ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगेन लेट मी राइट द फोर्स जो आप पढ़ के आए हैं, बट लेट मी राइट इट एनीवे। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होती है वो Q टाइम्स F इक्वल्स Q टाइम्स E होता है। ओके, तो Q जो है, अब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, तो फोर्स लगेगी, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, चार्जेस मूव करेंगे, और अगर चार्जेस मूव करेंगे तो इसी चीज़ को अभी मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ, बट यू नो अबाउट इट, कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो आप कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है तो करंट तो, आई मीन, इट्स डेंजरस फॉर ह्यूमंस। ओके, इफ इस वायर में से करंट फ्लो अगर कर रहा है, तो अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो इट्स डेंजरस फॉर मी, आई शुड फील इट्स इफेक्ट्स, बट सिंस आई डोंट फील एनीथिंग, विच इज़ अ प्रूफ दैट कि जो अजम्पशन मैंने ली थी, जो मैंने ये अजम्पशन ली थी कि फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, वो अजम्पशन गलत है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ज़ीरो है, क्योंकि फिर यही हमारे पास एक चॉइस बचती है। एनीवे, सो जो दूसरे मटेरियल हैं हमारे पास, वो इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स जो है ना, ये थोड़े से कंडक्टर्स से मुख्तलिफ हैं। इसके अंदर वो नहीं होता, वो जो पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होता है, हर एटम एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देता है मटेरियल के अंदर। लेकिन इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इवन जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वो भी टाइटली बाउंड होते हैं एटम्स के साथ, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इससे हमारे पास एक इमीडिएट नतीजा ये निकलता है कि कंडक्टर के इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट कैन हैव अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। इस चीज़ को, ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे नॉन ज़ीरो होता है। लेकिन इसका एक नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो नॉन ज़ीरो होता है इंसुलेटर के अंदर। तीसरा पॉइंट इंसुलेटर्स के रिलेटेड हमारे पास ये है कि आप इनको आसानी से आयोनाइज़ नहीं कर सकते। आयोनाइज़ करने का मतलब क्या है कि एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, जैसे कंडक्टर्स के केस में होता है। कंडक्टर के केस में तो नेचुरली होता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स, एक या दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। लेकिन आप
मटेरियल्स को आयोनाइज भी कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप उनसे हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं कुछ एनर्जी दे के। इंसुलेटर्स के केस में ये आयोनाइजेशन जो है ना ये आसान नहीं होती है, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद इट्स पॉसिबल कि वो शायद एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के अंदर रिलीज़ कर दें, इंसुलेटर या मटेरियल के अंदर रिलीज़ कर दें, विच मीन्स कि वो आयोनाइज हो जाए। एक और प्रॉपर्टी इनकी ये है कि इन मटेरियल्स के अंदर डाइपोल्स हो सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट्स हो सकती हैं। अभी हम देखेंगे कि जब हम मटेरियल्स को, बल्कि डाइपोल के मुतालिक आप पढ़ के आए हैं कि एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इंसुलेटर्स एक्चुअली वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर डाइपोल्स बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो डाइपोल्स बनते हैं, ये भी अभी हम देखेंगे। ओके, तो ऐसे मटेरियल्स कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे पानी है, पानी की भी अपनी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है ना, ऐसे आप अभी ये मैं मॉलिक्यूल्स कह रहा हूँ, बट ये मटेरियल सारे जो हैं ये इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, इनको आप पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और फाइनली हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर्स की। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, दे आर सेमी कंडक्टर्स, दे आर इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती हैं। इनकी जो बेहतरीन एग्जांपल्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मीनियम है। मैंने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती हैं, जो हमें ये इशारा देती हैं कि maybe they are insulators under some conditions, but then they start behaving like conductors under other conditions. ओके, तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे ही हैं। कंडक्टर्स के केस में आपने क्या देखा है कि हर एटम जो है वो एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में प्रोवाइड करता है, जो बाद में कंडक्टिविटी या करंट का बायस बनते हैं। और इंसुलेटर्स में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, भाई मैं कुछ नहीं दे रहा मटेरियल को। इंसुलेटर्स को मैंने कहा कि ये इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होते हैं। इट मीन्स कि हर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं देता, लेकिन लेट्स से कि हर 1 अरब एटम में से एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। एंड सो दिस गिव्स देम वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। और इसलिए शायद आपने सुना हुआ होगा कि जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, इवन ये आईपैड जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ, इनमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं मोस्टली सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मीनियम, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे पास और मटेरियल्स भी होते हैं जिनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। अब सुपर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का आप नाम से आइडिया होगा। सेमी इज़ लाइक लेस दैन कंडक्टिंग, सुपर इज़ लाइक मोर दैन कंडक्टिंग। तो सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ही एक्सॉटिक किस्म की होती हैं, वो कंडक्टर से भी ज़्यादा कंडक्टर होते हैं। और मैं अगर अज्यूमिंग कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सुपर कंडक्टर क्या चीज़ें होती हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मिसाल के तौर पे भी हम देखेंगे कि कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो करता है, लेकिन उस करंट को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी, जैसे आप पानी में चलते हैं, ओके, तो पानी से गुजरते हुए आप जल्दी थक जाते हैं कंपेयर टू कि जब आप ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं, मतलब खुश्की के ऊपर चल रहे होते हैं। तो कंडक्टर्स का भी यही सिनेरियो है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, सपोज यू आर लाइक एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं कंडक्टर्स के अंदर, तो दे आर लाइक मूविंग इन वाटर। उनको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है, लेट्स से जो पॉजिटिव आयंस होते हैं कंडक्टर्स के अंदर, उनसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। जैसे आप किसी भीड़ में से गुजर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही होते हैं कि उनको बड़ा ज़ोर लगा के गुजरना पड़ता है। सुपर कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जैसे आप खुश्की के ऊपर चल रहे हैं, आपको रेजिस्टेंस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, तो आप आसानी से चल देते हैं। सो दोज मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इवन better than conductors. So this is some basic introductions about the mainly three kinds of materials जिनको हम डील करते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। और कीपिंग इन माइंड कि कंडक्टर्स जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैस बनाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम करते क्या हैं, वी टोटली इग्नोर द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं और उनका इन जनरल जो है ना कोई इफ़ेक्ट नहीं है मटेरियल के ऊपर। सो नाउ व्हेन यू पुट अ कंडक्टिंग मटेरियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि मटेरियल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब होता क्या है, ये कुछ हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
So because it's more of intuitive, there's no mathematics in this chapter, so it's gonna be like this. हमारे पास सिर्फ schematic diagrams ही बनने वाली हैं. Okay, so let's start. और ये पहली डायग्राम जो है ये हमें ये दिखा रही है कि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, जिसको हमने इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है. ओके, तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, तो आपको पता है कि जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा हो दैट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव साइड, एंड जिस तरफ जा रहा हो दैट बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव साइड. ओके, तो होता क्या है इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव आयंस हैं. ओके, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये सारे जो ब्लैक डॉट्स के साथ एरो आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, मटेरियल की इस साइड पे जाते हैं जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, विच मीन्स दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और वट एवर पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो नतीजे में क्या होता है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस मटेरियल की टॉप सरफेस पे आ जाते हैं, जो पॉजिटिव हैं चार्जेस वो बॉटम पे आ जाते हैं. सो दे गो टू द अपोजिट एंड्स ऑफ द मटेरियल. और अब जब ये मटेरियल के अपोजिट एंड के ऊपर चले जाते हैं, तो ऑफ कोर्स अब मटेरियल के अंदर जो बॉटम साइड है उसके ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जो टॉप साइड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो दे क्रिएट देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब ये अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे पास सिचुएशन इस तरह की बनती है कि फ़र्ज़ करें कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको हम ई प्राइम कहते हैं. और आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना, वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है उसकी मुखालिफ सिमत में है. ओके, तो सिचुएशन ये थी कि हमने मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मटेरियल्स के अंदर चार्जेस की रीअरेंजमेंट हुई. उस रीअरेंजमेंट की वजह से सारे नेगेटिव चार्जेस अपर सरफेस के ऊपर चले गए, सारे पॉजिटिव चार्जेस बॉटम सरफेस की वजह के ऊपर आ गए, और उन्होंने अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस कर दिया. अब और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख सकते हैं जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई नॉट, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये चार्जेस जो हैं ये सारे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, नेगेटिव अपर सरफेस के ऊपर, जो पॉजिटिव है वो बॉटम सरफेस के ऊपर. और ये काम उस वक्त तक जारी रहता है जब तक जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था ना, जिसको हमने ई प्राइम कहा था. लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर. तो मटेरियल के अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था जिसको ई प्राइम कहा था, और इसकी डायरेक्शन जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, वो बिल्कुल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता. ओके, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है ना, वो ये वाली सिचुएशन बनती है कि जो मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको ई से रिप्रेजेंट किया गया है ना, वो ज़ीरो हो जाता है. तो ये इक्वेशन जो है मटेरियल के अंदर इस तरह है कि अगर हमारे पास ई जो है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है मटेरियल के अंदर, तो ये हमारे पास सिचुएशन इस तरह की बनती है कि जो जस्ट टेक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी डाउनवर्ड. तो इस केस में जो इस सिनेरियो में फिर जो ई नॉट है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हमारे पास बनता है ई नॉट पॉजिटिव डाउनवर्ड, और जो ई प्राइम प्रोड्यूस हुआ था नेगेटिव वो अपवर्ड, और ये सारा जो है ये ई के इक्वल है और ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है. तो दिस इज़ द मेन रीज़न, दैट्स ऑल देयर इज़ इन दिस टॉपिक. हम आपको जो चीज़ प्रूफ करवानी थी वो ये प्रूफ करवानी थी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट दी है कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, कैसे कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है. बट रिमेंबर दिस इज़ स्टैटिक कंडीशन. अभी मैं डायनेमिक कंडीशन के ऊपर आता हूँ. स्टैटिक कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है, रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज जो मटेरियल के अंदर है, वो लोअर सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है. दैट्स द स्टैटिक कंडीशन. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग. ऐसा नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से निकल के किसी तरीके से इस मटेरियल से बाहर जा रहे हैं. हम अभी वो नहीं कंसीडर कर रहे सिचुएशन, वो अभी 2 मिनट में करता हूँ. लेकिन स्टैटिक कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के अंदर अपर सरफेस के ऊपर सारे रुक गए हैं, दे कैंट मूव फॉरवर्ड. ओके, तो ये स्टैटिक कंडीशन, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो मटेरियल के अंदर ज़ीरो होता है. इसकी एक, और ये किसी भी शेप के कंडक्टर के ऊपर वैलिड होती है ये सिचुएशन, एज लॉन्ग एज यू आर अंडर स्टैटिक कंडीशंस. जो इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर है ना वो ज़ीरो होगा, और ये किसी भी शेप के कंडक्टर के ऊपर होगा. ये एक एग्जाम्पल से समझाने की खातिर कि आपको इस तरह लाइक अ प्लेट से बेहतर है कि बिल्कुल ऐसे जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, तो सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो टॉप के ऊपर हो गया है, सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बॉटम के ऊपर आ गया.
ओके, तो ये इस तरह की कंडीशन थी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये जो प्लेट मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, जैसे मेरा सेल फ़ोन था, ये इस तरह का मटेरियल हो, ये किसी भी शेप का मटेरियल हो सकता है। तो एक बहुत प्यारी एग्जांपल उन्होंने ये मैंने राइट पे ली हुई है, अगेन बुक से ही ली है, कॉपी की है। तो इसमें हमारे पास जो मटेरियल की शेप है ना, वो इस तरह की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दिस इज़ लाइक अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो आप पहले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, वो इस सारी एक में इकट्ठे हो गए हैं। और जो मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो ये है कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी ज़ीरो है। और फिर आप देख सकते हैं कि सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये आपको इमीडिएटली बताता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ओके, इन जनरल। लेकिन आप देखते हैं कि चूँकि मटेरियल की शेप जो है वो रेगुलर कोई शेप नहीं है, इट्स एन इर्रेगुलर शेप। सो ये जो ब्लैक सॉलिड लाइंस है ना, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे टर्मिनेट हो रही हैं मटेरियल की सरफेस के ऊपर। सो दे आर नॉट स्ट्रेट एनी मोर। ओके, ये जो डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेस नज़र आ रही हैं। तो जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ इक्विपोटेंशियल सर्फेस का आइडिया पढ़ा था, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि हर पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सर्फेस जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और फाइनली आप ये देख लें कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर के एंड के ऊपर ये पढ़ाया था कि जो इर्रेगुलर शेप के मटेरियल होते हैं, उनके अंदर जहाँ पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, इट कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर, ओके, जहाँ इन पॉइंट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी थोड़ी स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज अकोमुलेट हुआ है। ओके, जबकि इन पॉइंट्स के ऊपर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, और इन पॉइंट्स के ऊपर तो बहुत ही कम है। तो चार्ज इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप दिखाई हुई हैं इस चीज़ को। बट दिस इज़ अ जनरल आइडिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इनसाइड मटेरियल ज़ीरो होता है फॉर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। कोई किसी भी शेप का आप मटेरियल ले लें, कंडक्टिंग मटेरियल ले लें। So that was the central idea, and that is the effect of external magnetic field when you place a conductor inside an external magnetic field। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एग्जैक्टली यही है, जो डायनामिक कंडीशन की मैं बात कर रहा था। ये स्टैटिक कंडीशन है। डायनामिक कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि अभी ये जो रेड वाली है ना, ये बिल्कुल ये वाली प्लेट है, ये जो मैंने ऊपर ली हुई थी ये वाली। और मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो टॉप सरफेस के ऊपर अकुमुलेट हो जाते हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है इधर बाहर निकलने के लिए। सो दे आर स्टक देयर, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट अ स्टैटिक कंडीशन। व्हाट इफ वी प्रोवाइड अ वे फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स, कि हम इधर से कोई रास्ता बना दें कि जब इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे होते हैं तो एक्चुअली वो मूव कर सकते हैं, और समहाउ हम उनको कनेक्ट कर दें। तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, और हमारे पास जो सिचुएशन है ना, वो इस तरह की बन जाती है कि ये बिल्कुल वही हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सरफेस है जिसकी मैं ऊपर आपसे बात कर रहा था। ये ब्लैक वाले एरोज जो हैं ये वही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने एक उनको रास्ता प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो अब जब वो इस सरफेस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे रुकते नहीं है, एक्यूमुलेट नहीं होते, बल्कि क्या होता है, वो इधर मूव करना शुरू कर देते हैं। और अगर इस रास्ते को हम ऑल द वे दूसरी तरफ कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से मूव करेंगे और दूसरी तरफ इधर पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो है वो अब भी आप देख सकते हैं, ये ई नॉड है, हमने अप्लाई किया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो बड़े बड़े आपको रेड एरो नज़र आ रहे हैं, और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस मटेरियल के अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं है। क्यों ज़ीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुआ क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर सरफेस के ऊपर जमा हुए थे, जो पॉजिटिव चार्ज था वो बॉटम सरफेस के ऊपर जमा हुआ था, और उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया था मटेरियल के अंदर, जिसने कैंसल आउट कर दिया था एक्सटर्नल फील्ड को। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज तो अक्यूमुलेट हो ही नहीं रहे टॉप या बॉटम सरफेस के ऊपर, इसका मतलब है कि उनकी वजह से मटेरियल के अंदर कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसका मतलब है कि अगर इंड्यूस्ड प्रोड्यूस नहीं होता मटेरियल के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो मटेरियल के अंदर अब मौजूद होगा, नॉन ज़ीरो होगा। एंड सो दिस इज़ द डायनामिक कंडीशन। डायनामिक्स मींस देयर इज़ अ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। ओके, डायनामिक्स आपको सिंपल डेफिनेशन पता है ना, कि जहाँ पे फोर्सेज इन्वॉल्वड होती हैं, और स्टैटिक कंडीशन है जहाँ पे फोर्सेस जीरो होती हैं, जो अभी मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ। तो यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है कंडक्टर के अंदर, विच मीन्स देयर इज अ नॉन जीरो फोर्स इनसाइड कंडक्टर। और अगर नॉन जीरो फोर्स है कंडक्टर्स के अंदर, तो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी, और चार्जेस क्या करेंगे, मूव करेंगे। और हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर लुकिंग एट इलेक्ट्रॉन्स मूविंग। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हम इस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट अब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसको डिफाइन करते हैं, इट्स द चार्ज पर यूनिट टाइम।
So some fractional charge, okay, it's moving with respect to time, to जो भी चार्ज जहाँ से लेट्स से इस इधर से कोई भी चार्ज यूनिट टाइम में जो गुजर रहा है, ओके, इसको आप करंट डिफाइन करते हैं, ओके। एंड सो दिस इज द डेफिनेशन, लेट मी एक्चुअली पुट इट अंडर द बॉक्स, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब हम करंट को डिफ़ाइन कर रहे हैं, और हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए हमें। और हम इसको डिफ़ाइन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने अब तक चार्जेस को मूव करते नहीं देखा, और जब हम चार्जेस को फर्स्ट टाइम मूव करते देख रहे हैं तो वी नीड टू गिव इट अ नेम। That's what it means to define something, okay? We need to give it a name that now charges are moving. So that's something new, that's some new physical quantity जिसको हम observe कर सकते हैं. Let's call it a current. That's what it means to define something. और अब अगर चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो जाहिर है हमें उसको उसके यूनिट्स देने की भी ज़रूरत है। तो हमें चार्ज के यूनिट पता है क्या होते हैं, कूलम। टाइम के यूनिट पता है क्या होते हैं, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, और इसको डिफाइन किया जाता है एम्पेयर, कैपिटल ए से लिखा जाता है। एम्पेयर आपको पता है, ये एक साइंटिस्ट था, तो उसके ऑनर के लिए जो कूलम्स पर सेकंड है उसको आप क्या कहते हैं, एम्पेयर। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर किसी पॉइंट से एक कूलम चार्ज पास कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो जो करंट की क्वांटिटी हम कहेंगे यहाँ पे मौजूद है, जो करंट गुजर रहा है यहाँ से, या प्रोड्यूस हो रहा है, वो 1 एम्पेयर है। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ करंट, ओके। अब अगर ये देखें, डी क्यू जो है ये स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज को बताता है इन सम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज टाइम, ओके। अगर लेट्स से कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो 1 सेकंड, और स्मॉल क्वांटिटी जो है वो 1 कूलम है, तो सो दैट्स अ करंट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ करंट। व्हाट इफ वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट स्मॉल अमाउंट ऑफ टर्म, बट इफ़ वी वांट टू टॉक अबाउट 1 मिनट में कितना करंट गुजरता है, तो आप इस सूरत में ये कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करो जो चार्ज है वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट स्पीड से गुजर रहा है, कि हर सेकंड में 1 कूलम गुजर रहा है, हर सेकंड में 1 कूलम गुजर रहा है, तो उस केस में आपको फ्रैक्शनल की ज़रूरत नहीं है। यू कैन, विच मीन्स सिंपली कि अगर करंट जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, हर सेकंड में 1 कूलम जा रहा है, तो यहाँ से फिर आप करंट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में, Q/T। यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट सम फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इन सम फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। सो आप इसकी ये डेफिनेशन भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन से आप इमीडिएटली देख सकते हैं, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन से आप इमीडिएटली लिख सकते हैं चार्ज को करंट की फॉर्म में। तो मैं एक्चुअली इसके साथ एरो बना देता हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से आप चार्ज को लिख सकते हैं। अगर आपने चार्ज लेना है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स का इंटीग्रल लेंगे। तो चार्ज कितना पास होता है किसी एक पॉइंट से, अगर करंट दिया हुआ है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि Q = I × dt, ओके। तो अब अगर आपको करंट मालूम है तो ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि चार्ज कितना पास हो रहा है। सो यू सी इट्स लाइक अ टू वे, आपको एक चीज़ मालूम है तो आप दूसरी चीज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो है वो डिफ़ाइन की जाती है, ओके। और उस क्वांटिटी को कहते हैं कि उस क्वांटिटी को कहते हैं करंट डेंसिटी, ओके। करंट डेंसिटी को, लेट मी राइट इट्स नेम बिकॉज इट्स न्यू थिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो स्मॉल J, कैपिटल J, डजंट रियली मैटर, बुक के अंदर इसको आई कैंट फिगर आउट वेदर इट्स अ स्मॉल J और कैपिटल J। सो लेट मी राइट इट जस्ट अ J, और इसकी मैग्नीट्यूड डिफाइन की जाती है करंट पर यूनिट एरिया, ओके। मिसाल के तौर पे आपने कोई वायर ली हुई है, लेट मी अगेन मेक अ वायर फॉर यू, जो मैं पहले भी बना चुका हूँ। फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास एक वायर है, ओके। तो अब इस वायर में, ये करंट वायर है, और इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो फ़र्ज़ करो कि आप यहाँ पे इसके बीचों बीच इस पॉइंट के ऊपर कोई स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ओके। तो इसका एरिया ए है। तो सवाल ये है कि इस एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है यूनिट टाइम में। सो इस एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, ओके। अगर आप उसको करंट पर यूनिट एरिया ले लेंगे तो उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ द वायर। तो किसी भी एरिया से जितना करंट पास हो रहा है उसको आप करंट डेंसिटी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। और आप इसको फर्दर देख सकते हैं यहाँ से कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि I = J × dA, ओके।
तो अब यहाँ पे देखें कि हमने जो एरिया है उसको भी वेक्टोरियल प्रॉपर्टी दे दिया। लेट मी मूव दिस थिंग लिटिल बिट टू द लेफ्ट, कि कहीं ये मेरी तस्वीर के अंदर गुम ना हो जाए। तो ये हमारे पास करंट डेंसिटी थी, तो चले ये अब हमारे पास बन गई है डेफिनेशन करंट डेंसिटी की, और उधर से हमने करंट को करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख लिया। तो इस एक्सप्रेशन में करंट डेंसिटी और एरिया को वेक्टर हमने कह दिया और उसका डॉट प्रोडक्ट है। और अब आई वाज अबाउट टू एक्सप्लेन इट बट आई जस्ट रिमेंबर कि एरिया को वेक्टोरियल प्रॉपर्टी हमने जब गॉसेस लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आया था। सो एरिया वेक्टर को आपको पता है, तो आप यहाँ पे करंट को करंट डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और करंट डेंसिटी के यहाँ पे आप क्लियरली यूनिट भी देख सकते हैं। अगेन इट्स न्यू क्वांटिटी एंड सो दिस इज करंट पर यूनिट एरिया एंड करंट इज एम्पेयर। करंट के यूनिट जो हैं वो एम्पेयर हैं, तो करंट डेंसिटी के यूनिट क्या बन जाएंगे, एम्पेयर्स पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द होल सिनेरियो in which you introduced a couple of new things, and since this was the first time that you are looking at a dynamic situation, so we have defined current, and then we saw that how we can calculate the charge passing through a point if current is given. Then we defined another quantity called current density, which just again it इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि करंट डेंसिटी क्या चीज़ है, कि आप कोई भी एरिया लेते हैं और देखते हैं उसमें से कितना करंट गुजर रहा है। ओके, and then we wrote current in terms of current density. Actually, let me put boxes around these two equations too, because these are very important equations. Okay, so this is the dynamic situation. ओके, अब चार्जेस फ्लो करते हैं। दो चीज़ें हमने देखी हैं। एक चीज़ हमने ये देखी है कि स्टैटिक कंडीशन में चार्जेस फ्लो नहीं करते, डायनेमिक कंडीशन में चार्जेस फ्लो करते हैं। अगर स्टैटिक कंडीशन में चार्जेस फ्लो नहीं करते, जिसका मतलब है चार्जेस की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो ज़ीरो है। दैट्स व्हाट इट मीन्स, नॉट फ्लो। ओके, वरना जब भी कोई चीज़ फ्लो करती है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। डायनेमिक कंडीशन में चार्जेस फ्लो करते हैं, इसका मतलब है कि उनकी कुछ ना कुछ अब नॉन ज़ीरो स्पीड है। ये जो नॉन ज़ीरो स्पीड है ना, इसको आप ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। ड्रिफ्ट करना क्या होता है, भागना किसी चीज़ का, चलना, ड्रिफ्ट करना। ओके, तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो उनकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट स्पीड है। वी वांट टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन दिस ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी या करंट जो भी है। ओके, हम ये देखना चाहते हैं कि करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के दरमियान क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितना तेज़ भाग रहे हैं मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है in this kind of dynamic situation. Okay, so we want to find a relation between current and drift speed. I'm saying current just to make your life easier, but just remember current density is a kind of important. हम बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, सो आप इसको सिंपली ये देख सकते हैं कि ये मैंने जो डायग्राम ली है, ये हमारे पास एक वायर का क्रॉस वायर है, बिल्कुल जैसे कॉपर की वायर की मैं बात कर रहा था। ओके, और इस वायर का कुछ वॉल्यूम है, हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं जिसको उन्होंने लेंथ एल से रिप्रेजेंट किया है। ओके, सो लेट मी मार्क इट्स बाउंड्रीज विद रेड कलर। तो ये वाला जो पोर्शन है ना वायर का, ये ओके, ये इधर से और इधर से ये वाले पोर्शन की लेंथ एल है। ओके, हम ये देखना चाहते हैं कि इस लेंथ के अंदर जितने भी चार्ज है ना हमारे पास, ओके, वो इस वॉल्यूम में जब मूव करके इससे बाहर निकल जाता है तो उसकी स्पीड क्या है, और इधर से हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इस डायरेक्शन में जो है करंट मूव, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाट दे डू। ये चीज़ हम देख के आए हैं पहले, आपको इस चीज़ के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो पॉजिटिव साइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इफ इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और प्लेट्स, ओके, तो ये पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। तो जिधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है ये उधर मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। गुड इनफ। लेकिन यूँ लिया जाता है कि जनरली जो करंट को लिया जाता है ना, वो हम यही कहते हैं कि उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट्स समथिंग कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ओके, इट्स लाइक अ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बट जो एक्चुअल होता है
वो मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन ये दोनों मोशंस जो है इक्विवेलेंट है, यानी पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टोटली इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्जेस, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस, लेकिन इसमें क्लियरली आपको दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट को मूव कर रहे हैं। ओके, तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, वी वांट टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। एंड करंट डेंसिटी का हम फार्मूला देख के आए हैं। करंट डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट डिफाइन किया था कि ये होता है करंट आई पर यूनिट एरिया। ओके, और एरिया जो है ये वाला एरिया है, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका। ओके, इस वायर का जो भी है। और करंट को हमने डिफाइन किया है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये हमारे पास आता है Q/AT। दैट्स इट, दैट्स द form of current density in terms of charge. मैंने इसको in terms of charge लिया because we can actually estimate the total number of charges in this volume, and this is what I'm going to do. Okay, so कितना चार्ज है हमारे पास? हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ चार्ज और टाइम। ओके, टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वॉल्यूम से इसने बाहर निकलना है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो इस एंड पे है, इधर से मूव करके इस एरिया से निकलने में कितना टाइम लगता है? टी लगता है। और इसकी अगर कोई स्पीड जो है, वो ड्रिफ्ट स्पीड जो है, वो लेट्स से हमारे पास v है, जो एवरेज स्पीड हम कह रहे हैं, जिसको मैंने ड्रिफ्ट स्पीड का नाम दिया है। तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो लेंथ ऑफ वायर है l है। ओके, और S = vt होता है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड अगर v ड्रिफ्ट है तो इसको t टाइम लगेगा ये सारा क्रॉस करने में। और यहाँ से हमारे पास जो t आता है वो किसके इक्वल आ जाता है? L/v ड्रिफ्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिलेशन। हमने टाइम निकाल रही है इस ऊपर वाली इक्वेशन में, यानी जो करंट डेंसिटी की इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब हमें चार्ज चाहिए, तो इस पूरे वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम वायर का है इसके अंदर कितना चार्ज है? तो मैं यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करने लगा हूँ। सो Q/V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर n हो, और हर इलेक्ट्रॉन के अंदर हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना बन जाएगा? Ne। और अगर हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये क्या बन जाएगा? NeV। और वॉल्यूम क्या है? एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ दिस वायर। सो दिस बन जाएगा ये बन जाएगा NeAl। सो दिस इज़ द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस वॉल्यूम के अंदर मौजूद है। तो अब देखें कि हमने करंट डेंसिटी के लिए चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है और टाइम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जो क्वांटिटीज़ हमने कैलकुलेट की हैं करंट डेंसिटी की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी बन जाती है वो आ जाएगी Q, जो कि है हमारे पास NeAl डिवाइडेड बाई A टाइम्स T, और T की वैल्यू हमने निकाली थी L/VT। तो ये बन जाएगा NeVT AL डिवाइडेड बाई A टाइम्स L। और यहाँ से हमारे पास जो करंट डेंसिटी आती है वो आती है NeVD। तो ये वो फार्मूला है जो मैं ड्राइव करना चाह रहा था, कि मैं देखना चाह रहा था कि ड्रिफ्ट स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसका करंट से, ये करंट डेंसिटी से क्या रिलेशन है। करंट डेंसिटी से रिलेशन निकालने का मतलब यही है कि आपने करंट से रिलेशन निकाल लिया। आप करंट डेंसिटी को I/A पुट कर दें तो ड्रिफ्ट स्पीड और करंट के दरमियान रिलेशन आ गया। इसी को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? वेक्टर फॉर्म यानी करंट डेंसिटी है, तो दूसरी तरफ हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो भी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से जे वेक्टर जो है, सॉरी मैं जे कभी छोटा लिख रहा हूँ कभी बड़ा, बट ये करंट डेंसिटी है। यहाँ पे इस चैप्टर में और कोई जे नहीं आएगा, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये हमारे पास बन जाएगा -EnVD। ओके, और ये अब हमारे पास देखें कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो भी वेक्टर हो गई है, और जो करंट डेंसिटी है वो भी वेक्टर हो गई है। लेकिन आप कहेंगे कि ये मैंने चुपके से जो नेगेटिव साइन है
ये अंदर कहाँ से घुसेड़ लिया है इसके। ओके, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्लियरली आपको ये बताता है कि जो, चूँकि करंट डेंसिटी भी वेक्टर है, तो जो करंट डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, उन्होंने क्लियरली दिखाया हुआ है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट है। तो अब अगर आपने इन दोनों का वेक्टर रिलेशनशिप लिखना है तो यू नीड अ नेगेटिव साइन। ओके, तो यहाँ पे जब आप वेक्टर रिलेशनशिप लिखेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, हियर इज द इंटरेस्टिंग सिनेरियो, लेट मी सम अप टिल दिस पॉइंट बिकॉज 40 मिनट हो गए हैं और होपफुली अगले 20 मिनट में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल देयर इज, आई मीन दिस इज द मोस्ट मैथमेटिक्स दैट यू वर सपोज टू सी इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट मी राइट सम इक्वेशंस फॉर यू। ओके, सो इस अगर डायग्राम के ऊपर आप देखें, इस डायग्राम के ऊपर, ओके, तो ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो अप्लाई करते हैं तो करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, और ये अभी हमने ये प्रूव किया कि अगर करंट डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ड्रिफ्ट स्पीड भी होगी। दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनकी कुछ ड्रिफ्ट स्पीड होती है। ओके, सो लेट मी राइट इट लाइक दिस। तो इस सारे सिनेरियो को अब मैं सम अप करने लगा हूँ कि E इज़ proportional to VD in vector form, and then E is proportional to J is proportional to VD, और ये दोनों चीज़ें अगर हम मिला के देखें तो we kind of guess that E or J they should also be proportional to each other. Okay, this is something that we are just assuming, we are guessing. Okay, हम फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वी वांट टू सी रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज़, और ये दो रिलेशनशिप जो हैं ये वाले, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये हमने प्रूव किए हैं। तो वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कि अगर ये दो ऐसा हो रहा है तो क्यों ना, यानी अगर ई वी डी के प्रोपोर्शनल है और जे भी वी डी के प्रोपोर्शनल है तो क्यों ना देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या करंट डेंसिटी जो है ये भी आपस में एक दूसरे के रिलेटेड हो। रिलेटेड, आई मीन प्रोपोर्शनैलिटी साइन लिखने का यही मतलब है कि दीज टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, so this is what we are kind of assuming, and actually it happens in materials, and this is exactly what you have known as Ohm's law. Okay, तो ये रिलेशन जो है ना, this is actually the statement of Ohm's law. तो हमारे पास ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप ओहमिक मटेरियल कहते हैं, और इन मटेरियल्स के अंदर जो इनकी जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन ही यही है इनकी कि इन मटेरियल्स के लिए हमारे पास जो करंट डेंसिटी है ना J, ये प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस रिलेशन में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास J जो है ये इक्वल आता है, लेट मी राइट इट लिटिल बिट बिगर, J जो है ये हमारे पास इक्वल आता है और इसको हम कहते हैं सिग्मा E। ओके, ये जो सिग्मा है ना, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, और चूँकि हमारा मटेरियल जो है वो कंडक्टर है तो उसी बुनियाद पे इसको नेम कंडक्टिविटी दिया गया है। और इसके नाम से अब आपको जाहिर हो जाना चाहिए कि ये हमें ये बताती है कि कोई मटेरियल कितना अच्छा या कितना बुरा कंडक्टर है। हमें कुछ मटेरियल अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ मटेरियल जो है वो कम अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है ये हमें ये बताएगी कि मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है या अच्छा कंडक्टर नहीं है। ओके, इसके यूनिट्स जो होते हैं वो सीमन्स होते हैं और इसको डिफ़ाइन किया जाता है, लेट मी सी, सीमन्स पर मीटर इसके यूनिट होते हैं, और एक सीमन को डिफाइन किया जाता है एम्पेयर पर वोल्ट। लेट मी एक्चुअली राइट इट फॉर यू, आई मीन मैं भी इधर इसको बुक से ही देख रहा हूँ, ये कोई इतनी कॉमन चीज़ नहीं है। सो कंडक्टिविटी इट्स सीमन्स, SEIMENS, लेट मी सी, SIEMENS, सीमन्स पर, आई डोंट नो इट्स साइमन या सीमन, लेकिन बाय द वे आपको पता है ना कि ये ओहम का नाम ही था। तो ये होते हैं सीमन्स पर मीटर, जिसको लिखा जाता है कैपिटल S पर M, और एक ये सीमन या साइमन जो भी चीज़ है इसको एक सीमन को लिखा जाता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पर एम्पेयर, सो वोल्ट पर एम्पेयर। सो दिस इज़ जस्ट द यूनिट एंड रिलेशनशिप। बाय द वे जो ओहम का नाम था पूरा वो जॉर्ज सीमन ओहम था, ये जॉर्ज साइमन ओहम था जो भी इसको कहते हैं। सो दिस सीमन इज़ कमिंग फ्रॉम दैट। और जो रेजिस्टेंस के यूनिट आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम चल के देखेंगे ओहम, वो भी ओहम से ही आते हैं। सो ओहम की बड़ी मज़े की स्टोरी है, मैं रिसेंटली ही इसको पढ़ रहा था कि कैसे उसने ये लॉ
डिस्कवर किए थे। उस वक्त कुछ और बड़े साइंटिस्ट भी थे, लेट मी क्विकली गिव यू अ रिव्यू। तो ओहम ने जब ये सारी चीज़ें पब्लिश की तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। सो इट टुक लाइक इंटरेस्टिंगली, इसका नाम भी अगेन दूसरे बंदे का नाम जिसने दोबारा से इसके काम को ज़िंदा किया, उसका नाम भी आपने सुना हुआ है। तो ये तकरीबन 20 साल तक इसको किसी ने मुँह नहीं लगाया, इसकी किताब को किसी ने खैर ओहम जो था वो बहुत बुरा राइटर था, मतलब अपनी बात को अच्छे तरीके से अपनी किताब में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था। तो 20 साल गुजर गया, किसी ने मुंह नहीं लगाया। ये 1825 की बात है। 1840-42 हो गया। 1842 में इंजीनियर एक था जिसका नाम था, आप सब जानते हैं, व्हीटस्टोन। वही एफएससी में जो आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन जो था वो इंजीनियर था, और उसके हाथ इसकी किताब लगी और उसने पढ़ा और उसको समझ आ गई कि ये बंदा बात क्या कर रहा है, ओहमिक मटेरियल की बात कर रहा था। तो उसने इसकी किताब को तर्जुमा भी करवाया और वो बड़ा फेमस इंजीनियर था। तो उसने सारा दोबारा से फिर ज़िंदा किया और उसके बाद इस ला को ओहम ला का नाम दिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर, तो ये सीमन भी उसी का मिडल नेम ही है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास ओहम्स ला की स्टेटमेंट है। इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है एक और फॉर्म में। तो वो फॉर्म हमारे पास आती है जब हम कंडक्टिविटी को रेजिस्टिविटी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सो कंडक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और अगर हम इसको यूज़ करें, रेजिस्टिविटी अगेन आपको पता है कि कोई मटेरियल जो है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट के फ्लो के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी के जो यूनिट्स हैं वो भी कंडक्टिविटी के 1 डिवाइड बाई कंडक्टिविटी हो जाएंगे। तो अगर हम रो को इसको ये जो सिग्मा है इसको रो की फॉर्म में पुट करें, ये बाय द वे जो हम गॉसेस लॉ के केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ करके आए थे, अब वो नहीं है, अब ये सिग्मा और रो ही है यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है ना करंट डेंसिटी वाला, ये बन जाता है जे, ओके जे बहुत बुरा लिखा जा रहा है, ये बन जाता है जे इक्वल्स 1 डिवाइड बाई रो टाइम्स ई। और यहाँ से हमारे पास वो फेमस रिलेशनशिप आता है ओहम लॉ का जिसको आप कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इनफैक्ट दिस इज़ द राइट फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। जो आप V इक्वल्स IR पढ़ते हैं ना, वो सही फॉर्म नहीं है, वो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, दैट इज़ नॉट द ओहम लॉ। ओके, सो दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ। और इसमें ये कहा जाता है कि current density is directly proportional to the applied electric field and the proportionality constant is called resistivity of the material. Okay, तो resistivity के जो units हैं, okay, let me see what are the units are. तो resistivity के जो units हैं वो ओहम मीटर हैं। तो ये जो हमारे पास रो है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं कंडक्टिविटी जो थी वो सीमेंस पर मीटर थी, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई सीमेंस जो है वो प्रॉबली ओहम इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि जो कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं ना वो ओहम मीटर है, सॉरी जो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स हैं, रो के यूनिट हैं, वो ओहम मीटर है। सो लेट मी राइट इट हियर। फॉर्म जो है ना, दिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड ओहम्स लॉ, और कुछ बुक्स इसको लिखती हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू ड्राइव दैट V इक्वल्स IR फॉर यू, बट रिमेंबर इसमें ये हेलिडे रेजनिक और करीन एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है कि जो V इक्वल्स IR है, दैट इज नॉट Ohm law, that is the definition of resistance, and there's a huge difference between resistance and resistivity, और मैं उसके ऊपर भी बात करने जा रहा हूँ। Resistance is a macroscopic quantity, which means कि अगर आपके पास तार दी हुई है तो रेजिस्टेंस उस तार की प्रॉपर्टी है। इसका ये मतलब है कि अगर आप तार मोटी या पतली लेते हैं या लंबी या छोटी लेते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होएगी। तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये वो होती हैं जो मटेरियल की नेचर में होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो तब्दील नहीं होती एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ। जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ होती हैं ये वो होती हैं जो आप एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं, विच कैन चेंज, विच डिपेंड्स ऑन द शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। सो दैट्स वाई अगर आपने एफएससी की बुक में भी पढ़ा हुआ है, याद होगा आपको, वहाँ पे क्लियरली लिखा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट्स कि मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है और इस तरह की प्रॉपर्टीज़। ओके, सो फ़र्ज़ करें अब मैं V इक्वल्स IR ड्राइव करने जा रहा हूँ आपके लिए। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी वायर है, अगेन मैं सेम कॉपर की वायर जो मुझे पसंद लगी है मैं उसको सेम फिर से ड्रा करता हूँ। तो ये हमारे पास एक वायर है कॉपर की, फ़र्ज़ करें कि इसकी जो लेंथ है वो L है, और इसके इस किनारे के दरमियान, इस किनारे और इस किनारे में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है ना वो डेल्टा V है।
ओके। तो जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या करता है, करंट को फ्लो करता है। तो इस मटेरियल के अंदर भी हमारे पास जो करंट है ना आई, वो फ्लो हो रहा है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को रिलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो रो है, इसको, इस डेफिनेशन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं रो को लिखने लगा हूँ, रो, इसी डेफिनेशन को रो, ओके लेट मी राइट रो इन अ बेटर फॉर्म, रो इक्वल्स ई डिवाइड बाई जे। ओके। और अब रो को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप अब पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में पहले ही जान के आए हैं। लेट मी एक्चुअली राइट इट फॉर यू। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिलेट करते थे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इट वाज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विच मीन्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये मैं आपको लिए लिख दूँ, ये क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइड बाई एल। ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बनेगा डेल्टा वी बाई एल। और आप इस करंट डेंसिटी की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो हमें पता है वो क्या होता है, आई डिवाइड बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी टाइम्स ए, डेल्टा वी टाइम्स ए डिवाइडेड बाई आई टाइम्स एल। तो हमारे पास जो आती है रेजिस्टिविटी रो, वो इस फॉर्म में आ जाती है। अब ये जो चीज़ है ना हमारे पास, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आई, लेट मी पुट अ बॉक्स, कौन सा कलर, ग्रीन कलर का। तो ये जो चीज़ है ना डेल्टा वी, उप्स नॉट ये, नॉट अरेजर, ये जो चीज़ है ना डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आई, इसको आप डिफाइन करते हैं आर। दैट्स द डेफिनेशन। यू सी, आई वाज सेइंग कि एचआरके ने इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि ये v इक्वल्स आई आर, ये v इक्वल्स आई आर ही बन रहा है ना। अगर आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं लेट्स से r इक्वल्स डेल्टा v बाई आई, तो ये v इक्वल्स आई आर ही बन रहा है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट ओहम लॉ। सी द प्रोपगेशन ऑफ मिस्टेक्स, हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है। एनीवे, सो आप इसको एचआरके में पढ़ सकते हैं फॉर रेफरेंस। दिस इज नॉट मी सेइंग कि ये ओहम्स लॉ नहीं है, दिस इज नॉट ओहम्स लॉ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओहम लॉ इज दिस इक्वेशन। ओके। तो अगर हम इसको आर डिफाइन करें, तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाती है, आर एल, आर ए डिवाइड बाई एल। और इधर से आपके पास फेमस वो फॉर्म आती है रेजिस्टेंस की, जो आप शायद देख के आए हैं एफएससी में, रो टाइम्स एल बाई ए। तो ये हमारे पास नई क्वांटिटी आ गई है जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं। और आप देख लें कि रेजिस्टेंस क्लियरली जो है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है विच डजंट चेंज, वो किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होती है। और अभी हम इसका रिलेशनशिप भी ड्राइव करेंगे, नेक्स्ट जो है वो वही यही चीज़ है। और इसके अलावा ये वायर की लेंथ और उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, विच मीन्स कि अगर मैं इस वायर को, इस ग्रीन वायर को चेंज कर दूँ, इसकी लंबाई को चेंज कर दूँ, इसके एरिया को चेंज कर दूँ, विच मीन्स इसके रेडियस को चेंज कर दूँ, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन जो रेजिस्टिविटी रो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, वो फिक्स्ड रहेगी। सो रेजिस्टेंस इज़ अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टिविटी इज़ अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। आप जब भी फिजिक्स में इन चीज़ों को पढ़ें, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, तो याद रखें कि जो माइक्रोस्कोपिक होती है ना वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो नेचर में होती है, वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है फॉर अ गिवन मटेरियल। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की, वो चेंज होती हैं, दे डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स। ओके, तो वो चेंज हो जाती हैं एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ, लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। सो दिस इज ऑल अबाउट ओहमिक मटेरियल। सो वो मटेरियल एक्चुअली ये ऑब्जर्व किया गया है कि बहुत सारे मटेरियल्स जो है ना वो अपनी नेचर में ओहमिक मटेरियल होते हैं। और एक और मज़े की बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि ओहमिक, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो है, जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, जो V इक्वल्स आई आर है, जिसको आप ओहम लॉ पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्चुअली रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। ये दोनों के लिए वैलिड है, ये ओहमिक मटेरियल के लिए भी वैलिड है और नॉन ओहमिक मटेरियल के लिए भी वैलिड है। आई मीन ओहमिक मटेरियल वो होंगे जो ये इक्वेशन को फॉलो करेंगे, और नॉन ओहमिक वो होंगे जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते। लेकिन जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये ओहमिक और नॉन ओहमिक दोनों मटेरियल्स के लिए वैलिड है, ये किसी एक ख़ास मटेरियल के लिए नहीं है। और यही वजह है कि ये ओहम लॉ नहीं है। अगर ये ओहम लॉ होती
तो ये क्यों दोनों के लिए वैलिड होती है? तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, ये ओमिक और नॉन ओमिक दोनों के लिए वैलिड है। तो जो ओमिक मटेरियल है ना, वो हमारे पास कुछ रिलेशनशिप इस तरह का फॉलो करते हैं कि अगर आप करंट और वोल्टेज के दरमियान करें, रिलेशनशिप ड्रा करें, लेट मी क्विकली ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर यू, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे काफ़ी रहेगा। तो अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर करंट लेते हैं, लेट मी टेक करंट हेयर, इसके ऊपर आप करंट लेते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर आप वोल्टेज लेते हैं, डेल्टा वी, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ बुक के अंदर से ही। तो जो ओमिक मटेरियल है ना, वो जिस तरह का रिलेशनशिप फॉलो करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन आती, ओके, नॉट दिस थिक स्ट्रेट लाइन। तो जो ओमिक मटेरियल है ना, वो जो रिलेशनशिप फॉलो करते हैं ना, वो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये हमारे पास आते हैं ओमिक मटेरियल। Let me go up a little. So this red is ohmic material. Let me write it. जो नॉन ओमिक मटेरियल है ना, वो इस तरह का रिलेशनशिप फॉलो नहीं करते, दे काइंड ऑफ डिविएट फ्रॉम दिस पाथ, लेट्स से वो इस तरह का रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं नॉन ओमिक। तो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ओमिक मटेरियल्स। तो ओम्स लॉ जो है ना, ये बहुत सारे मटेरियल्स के लिए वैलिड है। ओके, सो इट्स एम्पिरिकल लॉ, यानी इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बट इट्स वैलिड फॉर अ लॉट ऑफ मटेरियल्स। ऑफ कोर्स नॉट ऑल मटेरियल्स, बिकॉज जो मेटल्स हैं, ये कंडक्टर्स हैं, उनमें बहुत वैरायटी पाई जाती है। पीरियोडिक टेबल इज़ फुल ऑफ वंडर्स। लाइक आप थ्योरीज बनाते हैं, वो 4 मटेरियल्स के ऊपर लागू होती हैं, उसके अलावा लागू नहीं होती। सो वी नीड अ लॉट ऑफ थ्योरीज टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज वियर्ड मटेरियल्स। लेकिन we have a large class of materials which follow ohmic behavior, so those are ohmic materials. But then we have a large class of materials which do not follow that relationship, and those are non-ohmic materials. So this is all about Ohm's law and ohmic material. And now we want to address one single question, and that question is, why is it that कुछ material जो हैं वो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, कुछ मटेरियल्स जो हैं वो ओम लॉ फॉलो नहीं करते? या मोर बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि वाई ये जो क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी, वाई इट्स फिक्स्ड, इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू फॉर सम मटेरियल्स, क्यों ये चेंज नहीं होती एक्सटर्नल कंडीशंस के साथ? ओके, बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स क्विकली डू वन मोर थिंग। इट्स वन मोर इक्वेशन जो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है। और विच मीन्स कि अगर आप मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इट्स वन रिलेशन, आई एम जस्ट गोना राइट डाउन द रिलेशन फॉर यू बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप। और इसको कहते हैं आप टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, कि क्या मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है नहीं होती। तो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टिविटी का हमारे पास रिलेशनशिप है, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप, सो देयर इज़ नो प्रूफ। इट मीन्स कि आपने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आपके पास नतीजे आए, आपने उन नताइज को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तो आपके पास जो नतीजा बना वो ये बना कि जो रेजिस्टिविटी है ना, वो टेम्परेचर के साथ इस तरह वेरी करती है, रो माइनस रो नॉट इक्वल्स, I'm just gonna copy this expression from book because there's nothing more to it, and this is equal to rho naught times alpha average into t minus t naught। ओके, ये एक्सप्रेशन सिंपली आपको ये बताती है कि अगर आप कोई मटेरियल लेते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी रो नॉट है एट सम टेम्परेचर टी नॉट, और उसके बाद आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और इसकी कोई फाइनल वैल्यू लेके जाते हैं जो टी है, और उस पॉइंट की उसके ऊपर उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो हो जाती है। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप दैट इज़ वैलिड फॉर द चेंज इन रेजिस्टिविटी in regard to temperature. That's it, that's an experimental relationship। जो कोफिशिएंट है अल्फा एवरेज, इसको कहते हैं एवरेज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लेट मी कंफर्म, इट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ, या इट्स कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, बिकॉज हम रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर की मदद से देख रहे हैं। और अगर आप इसकी एक्सप्रेशन यहाँ से लिखना चाहें तो सिंपली आप इसको अल्फा एवरेज के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाती है रो नॉट, ये बन जाएगी 1 डिवाइडेड बाई रो नॉट रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट। और इसको फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 बाई रो नॉट डी रो डिवाइड बाई डी टी इन कंटिन्यूस फॉर्म। ओके, यानी अगर हमारे आप जो डिफरेंशियल चेंज देखना चाहते हैं
तो फिर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो इस तरह हमारे पास हो जाएगा। ओके, और ये हमारे पास जो है ना ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। मैं फिर से मेंशन कर दूं, जो मैंने ये वाला प्लॉट लगाया था ना आपके लिए, ये वाला प्लॉट, ये जो ओमिक मटेरियल है, इस तरह के प्लॉट्स ड्रा करके टेम्परेचर के साथ जब रेजिस्टिविटी की वेरिएशन को मेजर किया गया तो हमारे पास ये तरह के रिलेशनशिप आते हैं। सो देयर इज नथिंग मोर टू इट, इट्स जस्ट इट इज एंड इट्स एम्पिरिकल लॉ, so you can't do anything about it. Okay, now we address the question कि ये ऐसा क्यों है कि कुछ मटेरियल जो हैं वो उनके लिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ये चेंज नहीं होती। अब ज़रा सवाल के ऊपर गौर करें कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसका मतलब है कि हम रेजिस्टिविटी का एक फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं और वो फार्मूला जो है वो उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में होनी चाहिए जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड ना करें। ओके, लिसन टू मी अगेन, हम देखना चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी फिक्स्ड क्यों होती है किसी खास मटेरियल के लिए। इसका मतलब है कि अगर हम एक रेजिस्टिविटी की मैथमेटिकल इक्वेशन चाहते हैं तो वो इक्वेशन उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में होनी चाहिए जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिक्स्ड रहती हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हर मटेरियल का इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की मास फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर मटेरियल में फिक्स्ड होते हैं, जो भी होते हैं। क्वांटिटीज़ की फॉर्म में हम इक्वेशन चाहते हैं। वी डोंट वांट एन इक्वेशन विच डिपेंड ऑन लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, या टेम्परेचर जो हम एक्सटर्नली चेंज कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ की फॉर्म में नहीं। और उसकी रीज़न ये है कि जो रेजिस्टिविटी है इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, विच मीन्स इफ इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू इट शुड डिपेंड ऑन सम फिक्स्ड क्वांटिटीज़ जिनकी हम वैल्यूज़ पुट करें एंड दैट्स इट, वी हैव फिक्स्ड इट। उसके बाद उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती बिकॉज वो क्वांटिटीज़ बजाते खुद जो हैं वो फिक्स्ड हैं। तो होता यूँ है कि जब आप किसी भी मटेरियल में, लेट मी अगेन ड्रा दैट वन सिंगल केबल वन लास्ट टाइम, जो मैं पहले भी कई दफ़ा ड्रा कर चुका हूँ। सो ये हमारे पास कॉपर की केबल है, तार है, वायर है कॉपर की, और इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती है और वो मूव करते हैं। तो वो फोर्स जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, एम ए, सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ। और ये हमारे पास इक्वल किसकी होनी चाहिए, क्यू ई के, यही होती है ना इलेक्ट्रिक फोर्स। और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ई है, तो ये हमारे पास बन जाती है एम ए इक्वल्स ई ई। एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने अप्लाई की, और ए जो है वो इलेक्ट्रॉन जब उसने मूव करना शुरू किया तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ। अब होता क्या है, हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास रेजिस्टिविटी आती है, जो पहले भी हम देख चुके हैं। हम रेजिस्टिविटी को यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, ये इस फॉर्म में। तो ई इक्वल्स रो जे होता है, तो हम ये भी यूज़ करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हमारे पास जो ई है ना, दिस इज़ रो जे, ये हमने सब्सटीट्यूट करना है, ये रिज़ल्ट हमने यूज़ करना है अभी आगे इसी इक्वेशन में, क्योंकि हमें इसी रो के लिए तो इसको सॉल्व करना है। होता ही यूँ है कि फ़र्ज़ करो कि इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, लेट्स गो दिस, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक और इलेक्ट्रॉन, इधर एक और, इधर एक और अब इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं। ओके, तो फ़र्ज़ करो कि ये जो बाकी तीन है ना, इनको मैं ब्लू में दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव आयन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा होती है, तो ये ड्रिफ्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है विद सम स्पीड वी डी, और फिर ये इससे, ये जो पॉजिटिव आयन है ना, इससे टकराता है। इस पॉजिटिव आयन से टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी की, क्योंकि अब ये बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। फर्ज करो ये इससे टकराने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में, और फिर इसके बाद कुछ टाइम है इसके पास, जिस टाइम के बाद अगेन ये इस आयन से टकरा जाएगा, और फर्ज करो उसके बाद इस डायरेक्शन में चला जाता है। ओके, इस डायरेक्शन में, और फिर इस आयन से टकरा जाता है। तो ये जो तीन ग्रीन एरोज आपको नजर आ रहे हैं, दे आर लाइक द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर ईच कुलियन। अब देखें कि इस कुलियन के लिए जब इलेक्ट्रॉन इधर से इसने मूव करना स्टार्ट किया, तो इस तक जाते हुए उसने कुछ फासला कवर किया। उस फासले को कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगा उसको कहते हैं मीन फ्री टाइम।
ये टाइम होता है बिटवीन टू कोलिजन्स, या आप यूँ समझे कि जब इलेक्ट्रॉन ने इस एटम से कोलाइड किया, एटम ने आयन से कोलाइड किया, और फिर इधर से वो इस तरफ गया और इस आयन से कोलाइड किया, तो इन आयन से कोलिजन के दरमियान में जो टाइम था ना इलेक्ट्रॉन के पास, उसको कहते हैं मीन फ्री टाइम। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से नहीं, जस्ट टू डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रेगुलर टाइम। तो इस टाइम को मीन फ्री टाइम कहते हैं। अब इन दो आयंस के दरमियान जो कोलिजन उसने किया है, उस दौरान उसने कुछ फासला भी कवर किया है, तो इस फासले को कहते हैं मीन फ्री पाथ। ये आपको सिर्फ ये बताता है मीन फ्री टाइम और मीन फ्री पाथ कि ये वो फासला और वो टाइम है जो इलेक्ट्रॉन दो कोलिजन्स के दरमियान फील करता है। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि चूँकि मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है रो के लिए, और मैं ई को रो की फॉर्म में पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास रो आ गया। तो लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है इसको मैं कैसे लाऊंगा, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो वी डी है, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो जो एक्सेलरेशन होगा प्रोड्यूस्ड कोलिजन्स के दरमियान, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइड बाई टाइम इट टेक्स, और ये टाइम टाउ है, मीन फ्री टाइम, द टाइम it takes for an electron to collide one ions and the other ions। उनके दरमियान में जितना टाइम गुजरता है उसको आप क्या कहते हैं, मीन फ्री टाइम। तो इसका मतलब है कि अब जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का होगा वो वी डी डिवाइड बाई टाइम होगा, जिसको हमने मीन फ्री टाइम कहा है। तो अब अगर हम ये एक्सप्रेशन वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगी ऊपर वाली एक्सप्रेशन एम वी डी डिवाइड बाई टी इक्वल्स ई, और फिर बन जाएगा रो टाइम्स जे। और आप इसको रो की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेट्स राइट इट इन टर्म्स ऑफ रो। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी एम वी डी डिवाइडेड बाई ई टाउ जे। ओके, अब जे जो है ना, ये हमारे पास करंट डेंसिटी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वी डी की फॉर्म में। ओके, मुझे वी डी का जो सबस्क्रिप्ट है ना, इसको थोड़ा सा छोटा लिखना चाहिए क्योंकि ये उसके साथ ही हो रहा है। और अब आपने पढ़ा है कि जो हमारे पास जे था वो किसके इक्वल था, एन ई वी डी। तो हम यहाँ से जे को भी अगर एन ई वी डी की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करें तो रो बन जाएगा एम वी डी डिवाइडेड बाई ई टाउ, और जे की जगह पे हम पुट करेंगे एन ई वी डी। तो वी डी यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगी वो बच जाएगी एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टाउ। और ये हमारे पास रो की एक्सप्रेशन है। लेट मी राइट इट डाउन, एम डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन टाउ। और ये वो रिलेशनशिप है जो हम निकालना चाह रहे थे, जो हमारे पास इस रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर फिक्स्ड फॉर अ मटेरियल। तो हमने रेजिस्टिविटी को उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, जो किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यानी ये वजह है कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो ओहमिक हैं, या दूसरे अल्फाज में ये वजह है कि क्यों हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, या कंडक्टिविटी है, आई मीन रेजिस्टिविटी आपने फाइंड कर ली, इसका मतलब है कंडक्टिविटी फाइंड कर ली, वो फिक्स्ड है। क्यों उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि ये उस मटेरियल की उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जो वो मटेरियल की बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी नेचर में। आई मीन कॉपर बन गया है, तो कॉपर जिन चीज़ों से मिलके बना है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की मैस है, और इलेक्ट्रॉन्स के पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन का मीन फ्री टाइम है, एंड दैट्स वाई रो इज़ फिक्स्ड। ओके, तो ये रीज़न है कि क्यों हमारे पास रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, लेकिन जो रो है ऊपर हम देख के आए हैं ये वाला रिलेशनशिप, ये वाला आर इक्वल्स रो एल बाई ए। क्यों जो रेजिस्टेंस है वो उसकी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लेंथ है, ये एरिया ऑफ द वायर है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। फाइनली लेट्स डू दिस टॉपिक कि अब क्या हो अगर हम एक इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, सिर्फ 3 मिनट लेगा। ओके, 5 मे बी 3, चलें देखते हैं। हमने ये देखा था कि जब आप इलेक्ट्रिक कंडक्टर को रखते हैं तो सारे नेगेटिव चार्ज अपर सरफेस पे, सारे पॉजिटिव नेगेटिव पे बॉटम सरफेस पे। इंसुलेटर्स जो है ना ये पोलराइज्ड मटेरियल होते हैं, जैसे वाटर होता है। मैंने आपको एक ऊपर मिसाल दी है जब इंट्रोडक्शन दे रहा था इनका, इनके अंदर डाईपोल्स बनते हैं।
ओके, यानी इनके अंदर एटम से आप इलेक्ट्रॉन्स को खींच के निकाल तो नहीं सकते, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ चला जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ चला जाता है सारे का सारा, और डाइपोल्स बन जाते हैं। तो ये हमारे पास एक रैंडम पिक्चर है इंसुलेटर मटेरियल की, कि उसके अंदर जो एटम्स हैं ना वो सारे के सारे इस शेप में होते हैं, डाइपोल्स बने होते हैं। आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो हम पढ़ के आए हैं कि जब किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, अलाइन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये देखें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है ई नॉट, तो ये सारे के सारे डाइपोल्स जो हैं ये अलाइन हो गए हैं। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो अलाइनमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिमिट है कि सारे डाइपोल्स जो है ना वो अलाइन हो गए हैं। अब ये सारे अलाइन हो गए हैं तो उस अलाइनमेंट की वजह से हमारे पास जो है क्या होगा, मटेरियल के अंदर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल कंडक्टर्स की तरह। ओके, लेकिन एक फ़र्क ये है कि ये डाइपोल्स हैं, दे कैन प्रोड्यूस सम फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर्स की तरह नहीं कि जिसके अंदर हमारे पास अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे अपर सरफेस पे चले जाएंगे, दूसरे सारे के सारे बॉटम सरफेस पे चले जाएंगे जो पॉजिटिव आयंस है, वो सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वो कैंसल आउट नहीं कर देते एक्सटर्नल फील्ड को। इस केस में हमारे पास जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइपोल्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, इट कैन जस्ट हैव सम वैल्यू जितनी सारे डाइपोल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगी। और होता क्या है कि ये इसकी जो वैल्यू होती है ना, इट हैज़ सम वैल्यू, सम नॉन जीरो वैल्यू, बट इट्स नॉट लार्ज इनफ टू कैंसल आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारे पास जो है सिचुएशन ये बनती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉड है एक्सटर्नल, मटेरियल के अंदर, इंसुलेटर मटेरियल के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। ये ई नॉड नहीं है और ये ई प्राइम भी नहीं है। ई नॉट जो है ना ये डिफरेंस है, जो ई है ना ये डिफरेंस है ई का, ई नॉट का और ई प्राइम का, यानी जो डाइपोल्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ था और जो एक्सटर्नली अप्लाई किया था। तो इट हैज़ सम नॉन ज़ीरो वैल्यू, ओके, बट ये उन दोनों के बराबर नहीं है। लेकिन पॉइंट बीइंग कि जब आप किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट स्टिल हैज़ नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, और वो नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट शुड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज ई प्राइम इज़ फिक्स्ड वंस डाइपोल्स हैव फॉर्म्ड एंड दे अलाइंड देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई प्राइम की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है, तो ई नॉट जितना ज़्यादा होगा ई की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो जो अब हम इनका रिलेशनशिप लिखें तो हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो इस तरह का बनता है कि जो ई है ना ये हमारे पास प्रोपोर्शनल है ई नॉट के, और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाई के ई, और ई नॉट वेक्टर फॉर्म में। ये जो के ई है इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके, ये हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। आप इस तरह की एक प्रॉपर्टी कूलम्स लॉ में देख के आए हैं जिसको परमिटिविटी कहते हैं। तो वो परमिटिविटी फ्री स्पेस की थी, उसमें हमारे पास हम ये अज्यूम कर रहे थे कि चार्जेस फ्री स्पेस में है। तो द आइडिया इज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मटेरियल्स को कुछ ना कुछ असरअंदाज करता है, तो जितना वो असरअंदाज करता है उस हिसाब से उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसको आप परमिटिविटी कहते हैं। तो फ्री स्पेस को मिनिमम करता है, उसकी वैल्यू 1 होती है परमिटिविटी की। बाकी मटेरियल्स को ज़्यादा करता है तो उनकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो ये जो इस केस में है ना हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, और अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो ई नॉट से कम होगी। और जनरली इसके लिए एक और सिंबल भी यूज़ किया जाता है। आई मीन यहाँ से अब मैंने ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स हैं वो उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल जाते हैं। इसको कहते हैं उसको इस इलेक्ट्रॉन्स को मीनिंग केमिस्ट्री के अल्फाज में जो आपका एटम है वो आयोनाइज हो जाता है। सो यू कैन आयोनाइज डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स, बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस वैल्यू के ऊपर ये आयोनाइज होते हैं उसको आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं उस मटेरियल की। और फाइनली इसी इक्वेशन को एक और सिंबल की फॉर्म में भी लिखते हैं, वो सिंबल हम आगे चल के देखेंगे। सो आई वांटेड टू मेंशन इट, और वो सिंबल डिफाइन की जाती है इससे कि हमारे पास जो ई है ना ये इक्वल होता है के ई नॉट। ये जो ई नॉट है ये वही है कूलम्स लॉ वाला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
जो के ई है ये मैंने अभी डिफाइन किया, इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो सिर्फ एप्सिलॉन है ना, जो लेफ्ट साइड वाला है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। लेट मी मेक श्योर, permittivity of the material, okay, तो just to match it with permittivity of free space, okay, तो इसको कहते हैं permittivity of material। तो आगे हम चल के देखेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ना, ये दो क्वांटिटीज़ का के ई और ई नॉट, ये बहुत ज़्यादा इक्वेशन में शो होता है, तो इसलिए इनको इस तरह डिफाइन कर दिया जाता है। इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको बताना था कि आप फ्यूचर में इस तरह का प्रोडक्ट देखेंगे तो जस्ट रिमेंबर कि इट्स परमिटिविटी, इट्स कलेक्टिवली इट्स dielectric strength multiplied by permittivity of free space. Free space is collectively defined as permittivity of the material, ओके। और परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कोर्स आपको ये बताएगी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल को कितना पोलराइज करता है। आई बिलीव आई हैव मेस्ड दिस अप। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। और इसमें और कुछ नहीं है। आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोना सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बिकॉज कोई हमने इक्वेशन इतनी ज़्यादा सॉल्व ही नहीं की, एंड द प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी or not, so I'll make up my mind, but as long as the theory goes for this chapter we are done. It's a little bit longer lecture, but let's see, but I'm glad कि I have been able to finish it in one lecture. So अब मुझे इजाज़त दें, तब अब ओके मुझे इजाज़त दें, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।